आज हमारे साथ भाजपा संगठन के बहुत बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी हैं। भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भूपेंद्र जी, ये किसानों का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, क्या मुद्दा है, आखिर क्यों नहीं संभल पा रहा है? मुझे ऐसा लगता है इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का अपना एक एजेंडा है और अब ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से देश की जनता देश के प्रधानमंत्री जी के पक्ष में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, तो उसके कारण ये विपक्षी दलों के लोग इस किसान कानून में किसानों को मोहरा बनाकर अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि किसान के लिए जो कानून आया है, सरकार कानून लेकर आई है, वो किसानों के हित में है। और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी, अनेक राजनीतिक दलों ने भी कृषि सुधारों की विषयों का समर्थन किया है, अनेक पत्रों के माध्यम से भी और संसद में अपनी डिबेट में भी। लेकिन आप लोगों के, देश की जनता के स्नेह और सम्मान के कारण, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भाजपा को जन समर्थन मिला है संसद में इतना, उसके कारण सरकार ने ये कृषि सुधार लागू किए हैं। इसमें किसानों के लिए हित में है सारी चीज़। आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हम करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लोग घरों में करते हैं, अपने ठेके पट्टे पे ज़मीनें देते हैं, हम लोग देते हैं सब। हम लोग बटाई पे, चौथाई पे ज़मीन देते हैं। आप जहाँ तक फसल की बात है, तो हम लोग शुगर मिल है, जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत लंबा समय से ही चल रहा है, तो पूरे शुगर मिल जहाँ लगती है तो उस क्षेत्र का गन्ने का उसे आरक्षित कर दिया जाता है उस क्षेत्र को। तो लोग गुमराह कर रहे हैं कि साहब ज़मीनों के लिए हो। फसल के कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, फसल के कॉन्ट्रैक्ट, गन्ने का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करते रहे, गन्ना अधिकृत सरकार करती है, तो उसमें कोई इस तरह का प्रावधान कानून में नहीं है जो किसानों के हित में ना हो। लोग अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, विपक्षी दलों के लोग किसानों को मोहरा बना रहे हैं। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी और देश के कृषि मंत्री जी ने कई बार संसद में भी, संसद के बाहर भी अनेकों वार्ताओं में भी ये सुझाव दिए हैं कि सरकार किसानों के हितों के प्रति सजग है और जो भी किसान कानून ये हैं इन पर हम लोग संशोधन के लिए भी तैयार हैं, स्थगित करने के लिए भी कुछ समय सीमा के लिए तैयार हैं। लोग बात करें, तो मेरा सभी किसान प्रतिनिधियों से आग्रह है कि बातचीत करके इसका समाधान निकालें। लेकिन सरकार समझा क्यों नहीं पा रही है उनको? अनेकों अवसरों पर, अनेकों स्तर पर बातचीत हुई है, 11-12 दौर की बातचीत भी हुई है। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह के लोग किसान संगठनों के नेताओं के एटीट्यूड हैं, उनकी बातचीत के लहजे हैं, तो प्रारंभ से ही वो लोग इस विषय को लेकर आगे कह रहे हैं कि किसान कानून स्थगित करो, किसान कानून वापस लो। प्रारंभ से ही उन्होंने ये बात कही है। तो वो एजेंडे के आधार पर काम कर रहे हैं। एजेंडे के आधार पर काम करने के कारण ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं असुविधा हो रही है। और मुझे विश्वास है कि देश की जनता और देश का किसान हमारा समझदार है, सजग है और इन सब विषयों को समझेगा वो, और ये राजनीतिक जो षड्यंत्र हैं उन राजनीतिक षड्यंत्रों का भागीदार नहीं बनेगा। लेकिन भाजपा को छोड़ दीजिए, एनडीए को के भी कई घटक दल जो हैं आपको छोड़ के चले गए, तो सारी सियासी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। नहीं लगता कि सियासी मुद्दा होता चला जाता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसानों को, लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है, उसके पीछे राजनीतिक ताकतें हैं। राजनीतिक ताकतें हैं, लेकिन इन्हीं राजनीतिक लोगों ने, चाहे शरद पवार जी हों, अन्य किसान कांग्रेस के नेता हों, किसानों में सुधारों की बात कही है कृषि कानूनों में, और वही कृषि सुधार कानून सरकार लेकर आई है। तो उसमें नया क्या है? केवल अंतर ये है कि पुरानी कांग्रेस सरकारें नहीं कर पाईं, उनके पास इतना जनादेश न था, गठबंधन की सरकारें थी, जो भी उनकी मजबूरी रही होंगी, और देश की सरकार ने किसानों के हित में ये कदम उठाए हैं। और इसके अलावा अगर मान लो कोई असुविधा है, समस्या है कहीं, तो उसके लिए सरकार, हमारे कृषि मंत्री जी बार बार लोगों को आमंत्रित करके कह चुके हैं कि आप आइए हमारे बीच में, बातचीत करिए, और बातचीत में जो भी उसमें संशोधन की आवश्यकता है सरकार संशोधन भी करेगी। सरकार किसानों को, कानून को स्थगित करने के लिए 1.5 वर्ष तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, लेकिन लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत इस सब विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम लोगों को लगता है, मुझे भी लगता है कि हम किसानों को निश्चित रूप से समझाने में इसमें सफल होंगे। प्रियंका गांधी अभी रामपुर गई थी, जिनकी किसान की एक मौत हो गई थी, तो उसको कैसे देखते हैं आप? अब कांग्रेस इस सारे एजेंडे, किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका रही है। आपने देखा कांग्रेस के नेताओं के बयान आए
कि उसकी जो मृतक था उसकी पुलिस की गोली से मौत हुई है। बाद में सारी चीज़ें, पुलिस का बयान, वीडियो फुटेज के माध्यम से आई कि ट्रैक्टर दुर्घटना में उसकी मौत हुई है। तो इस तरह किसानों को भड़काकर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। मेरा इन सब राजनीतिक लोगों से, राजनीतिक दलों से निवेदन है कि देश के विकास के जो विषय हैं और जो उनके अपने विषय हैं उन्हें लेकर जनता के बीच में जाएं और सरकार को काम करने दें। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी की सबकी जिम्मेवारी है कि हम उनके विश्वास के आधार पर उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करें। कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो सेलिब्रिटी हैं वो भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, एक विचारधारा है ये देश को बाधित करने, विकास के गति को बाधित करने वाली। आपने देखा होगा किस प्रकार से लोग अलग अलग देश के प्रोजेक्ट के विरोध में खड़े हुए हैं। सरदार सरोवर बांध था, उसकी बांध की ऊंचाई बढ़नी थी, मेगा पाटेकर ने कई वर्षों तक वो काम रोक रखा। तो ये लोग देश के विरोध में काम करने वाली संस्थाएं हैं कुछ, और उन लोगों का ये एजेंडा है कि देश के विकास की गति को बाधित करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के नागरिक सब इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं और सबका समर्थन भाजपा के पक्ष में है। और उसी का राजनीतिक परिणाम है कि 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और आने वाले जो भी चुनाव में, उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में, आसाम में जनता का स्नेह और आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलेगा। तो मुझे ऐसा विश्वास है। कुछ लोग इसको खालिस्तानी आंदोलन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। एक सिख समाज है हमारे साथ, मतलब उसको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो इसके लिए नहीं देखते हैं कि गलत हो रहा है ऐसा कुछ? नहीं, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से इसे गलत मानता हूँ। और सिख समाज और किसान देशभक्त लोग हैं, लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, जिस प्रकार की अराजकता हुई, लोग लाल किले पर चढ़ गए, वहाँ लोगों ने एक विशेष उसका ध्वज फहरा दिया, तो कहीं ना कहीं इसमें देश विरोधी ताकतों का एंगल तो है। उसकी सरकार जांच कर रही है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से मैं कहता हूँ इस कुकृत्य के लिए, इस सारे घटनाक्रम की जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। आप जाटों के बड़े नेता हैं, आपको नहीं लगता कि अब इस मुद्दे से, किसान आंदोलन से जाट नाराज हो गया है? आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे नीचे, मैं भी बहुत जगह इस आंदोलन के बाद बीच में भी, अभी मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, अमरोहा, कई ज़िलों में मैंने लोगों से, किसान संगठनों से, किसानों से बातचीत की है जो काम निचले स्तर पर कर रहे हैं। इस तरह की कोई भावना नहीं है, ये सब राजनीतिक विषय है। और जैसे लोकदल के हमारे नेता हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी, तो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के जनादेश आए, लोग और जनादेशों के बाद लोकदल की स्थिति समाज में एक बिल्कुल राजनीतिक दल के रूप में लगभग उनकी भूमिका समाप्त होने की स्थिति आ गई। तो वो सब लोग आज किसान संगठनों के लोग और किसान ही इस आंदोलन के पीछे नहीं हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, उनके कैडर के लोग, अनेकों विचारधाराओं से जुड़े लोग इस सब विषय को, अपनी संभावनाएं इन सब विषयों में देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस तरह की स्थिति है। और किसान देशभक्त है और किसान को अपने हित की और अहित की सब समझ है। और ये अगर आप देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, लोग सारे समझ रहे हैं। और हम लोग सब, आपने देखा पिछले बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्नेह और समर्थन देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला है। तो इसके कारण ये लोग अपनी राजनीतिक कमजोरी के कारण किसान को एक एजेंडा बना रहे हैं। 2014 के पहले माना जाता था कि जाट आरएलडी के साथ था। 2014 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, जाट लगातार भाजपा का जुड़ा रहा। लेकिन नहीं लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ सरकार की गलतियों से, आप लोगों की वजह से टिकैत नेता बन गए, जयंत चौधरी को लाठी पड़ गई, तो इससे कई फ़र्क पड़ा है कुछ इस चीज़ के बारे में? टिकैत किसानों के लिए, किसान यूनियन किसानों के बीच में लंबे कालखंड से काम कर रही है, लेकिन राजनीतिक बिन किसान यूनियन नहीं है। किसानों के विषय को लेकर वो आंदोलन करते रहे होंगे और उन्होंने प्रभावी आंदोलन भी किए हैं और बड़े समाज में का समर्थन भी उन्हें मिलता रहा है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से आपने देखा होगा 2014 में लोकदल जाटों की पार्टी कहलाई जाती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक पार्टी कहलाई जाती है, और किसान यूनियन के आदरणीय राकेश टिकैत जी चुनाव लड़े अमरोहा से, 8,000 साढ़े 8,000 वोट पाए। तो राजनीतिक दृष्टि से इस आंदोलन का मुझे कोई लगता नहीं प्रभाव होगा, क्योंकि देश की जनता, प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, अब आप देखो किस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति 2014 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, 2017 से पहले किस प्रकार की पूरे प्रदेश में अराजकता थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ख़राब थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि हमारी माताओं की, बहनों का घर से निकलना दूभर हो गया था।
मुजफ्फरनगर के विवाद और उसके बाद अनेकों प्रकार की परिस्थिति निर्माण हुई कि समाजवादी पार्टी के समय में लॉ एंड ऑर्डर संभालना एक बड़ी चुनौती हो गई, और उसी के खिलाफ लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा के एजेंडे के आधार पर और बेहतर कानून व्यवस्था सुरक्षा के आधार पर प्रदेश में सरकार चलाने का जनादेश दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रभावशाली तरीके से उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है, हाथरस कांड ले लीजिए और भी कांड ले लीजिए, तो उसको कैसे देखते हैं? नहीं, हाथरस की घटना एक दुखद घटना है, और किसी भी सभ्य समाज के लिए इस तरह की घटना होना बहुत दुखद है। लेकिन आपने देखा होगा सरकार की तरफ से जो भी कानूनी रूप से प्रभावी कार्रवाई की जा सकती थी, एसआईटी का गठन किया गया, बाद में सीबीआई को केस ट्रांसफ़र कर दिया गया, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी है, चार्जशीट लगी है उसमें, और कोर्ट अपना काम करेगा। तो अपराध हुआ और अपराध के बाद उसे छुपाने का काम, उसे आगे बढ़ाने का काम सरकारें करती थीं, लेकिन हमारी सरकार में तुरंत कार्रवाई के द्वारा उसको नियंत्रित करने का और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सरकार की स्थिति है। उसमें स्पष्ट रूप से पंचायत मंत्री हैं आप, पंचायत चुनाव में क्या लगता है कि कितनी सफलता मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को? उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 4 वर्षों में माननीय योगी जी के नेतृत्व में पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत काम किया। उनके आधारभूत संरचना के लिए हम लोगों ने, आपने देखा होगा 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया। प्रदेश में लव जिहाद एक बड़ा मुद्दा है, लव जिहाद कानून को कितना जरूरी मानते हैं? नहीं, बहुत आवश्यक है। और आपने जिस प्रकार से देखा कि लोग सामाजिक आधार पर एक दूसरे धर्म की लोगों को गुमराह करके, लड़कियों को अनैतिक रूप से उनका धर्म परिवर्तन करके, बहुत चीज़ों को छुपाकर इस प्रकार का कुकृत्य करते थे, सरकार ने उस पर प्रभावी कदम उठाए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रभावी कदम के कारण इन सब विषयों पर कमी आएगी। योगी सरकार के 4 साल कैसे लेते हैं? अब तो चुनाव के मूड आ गया है, 1 साल में अब चुनाव हो जाएगा। सरकार ने 4 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश की जनता के हितों के लिए व्यापक स्तर पर काम सरकार ने किए हैं। चाहे आप बिजली को देखो, जब हम लोग सरकार में आए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग केवल बिजली का बिल देते थे, और किसान संगठनों के लोग, अन्य संगठनों के लोग बिजली के बिल माफ़ हों, बिजली मिल नहीं देंगे, इस तरह बिजली के बिल गलत आ रहे हैं, इस तरह के लेकर आंदोलन करते थे, बिजली नहीं आती थी। और सरकार केवल 4 जिलों में बिजली देती थी। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, अमेठी रायबरेली माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का क्षेत्र था उस समय, इटावा माननीय मुलायम सिंह जी का गृह जिला है, और रामपुर आजम खान जी का जिला। तो इन 4 जिलों में बिजली आती थी। लेकिन सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शी व्यवस्था बिजली के वितरण में लागू की, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने एक निर्धारित लक्ष्य के साथ 24 घंटे सभी महानगरों में बिजली देंगे, 22 घंटे सभी नगरों में जिला मुख्यालयों पर बिजली देंगे, 20 घंटे तहसील केंद्रों पर देंगे, और 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देंगे। एक पूरे प्रदेश में पारदर्शी बिजली के वितरण की व्यवस्था लागू की, और वीआईपी कल्चर जो बिजली में लागू था, उस लागू को ख़त्म किया हमने सड़कों के क्षेत्र में, हमने पानी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों मेडिकल कॉलेज सरकार ने बनाए हैं, अनेकों विचाराधीन हैं। अभी आपने देखा होगा सभी मंडलों में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक स्कूल बनेंगे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमने कई यूनिवर्सिटी बनाई है। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई है, अभी अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई है। तो अनेक शिक्षा के क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों में, सारे स्तर पर सरकार ने काम किया है। और मुझे विश्वास है कि इस तरह के विकास को आधार मानकर हम लोग निश्चित रूप से चुनाव में जाएंगे, और भाजपा चुनाव में एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः हम लोगों को विश्वास जनता देगी। लेकिन एक बात और मानी जा रही है कि लगातार जो है ब्यूरोक्रेसी और जो नेता हैं, जो मंत्री विभाग का, ज़्यादातर विभागों उनकी पट नहीं रही है। आप बिजली विभाग की बात किए, वहीं की बताते हैं कि मंत्री की जो पिछले अपर मुख्य सचिव थे उनकी नहीं पट रही थी। तो इसको कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? ये प्रॉब्लम तो बहुत नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। कहीं राजनीतिक विषयों को लेकर कार्यपालिका और विधायिका में इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं, लेकिन हम सब लोग मिलकर सरकार का जो एजेंडा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसे लेकर हम आगे बढ़े हैं। बिजली के क्षेत्र में कुछ समस्याएं पहले रही हैं, लेकिन सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन सब विषयों को समाधान करने की ओर हम आगे बढ़े हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे विषय समाप्त हो गए, लेकिन हमने उन सबको विषयों को लेकर अच्छे मन से आगे बढ़े हैं। सरकार भाजपा बढ़ी है, और हम उनका सबका समाधान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अखिलेश जी कहते हैं कि ज़्यादातर मुख्यमंत्री जी उन्हीं के कामों का फीता काट रहे हैं। अब उन्होंने
घोषणाएं की हैं और कुछ एक निश्चित बजट भी आवंटित किया होगा, लेकिन हम जब पूरा काम हम उसको कर रहे हैं, वो काम पूरा 4 साल में 3 साल में हम लोगों ने पूरा किया है, तो उसका शिलान्यास करने का अगर अधिकार उनका है तो उसका लोकार्पण करने का अधिकार तो हमारी सरकार का है। हमने उसे पूरा किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काम किया, तो उन्होंने बहुत जो भी काम हुए हैं उन कामों में हमने भी अपने प्रोजेक्ट हैं, हमने भी अपने काम किए हैं, सरकार ने अपने बहुत, मैंने बताया आपको हम लोग, लेकिन कुछ हो सकता है कि उनके समय भी हो, तो उनके समय अगर उन्होंने शिलान्यास किया तो पूरा करने का काम हमने किया है, तो उसका लोकार्पण करने का अधिकार हमारी सरकार का है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री। तो भूपेंद्र जी ने अभी तक राजनीतिक बातें करी हैं। भूपेंद्र जी, आपका विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, देश के विकास और प्रदेश के विकास के लिए पंचायती राज बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। क्या स्पेशल किया है आपने और क्या लगता है कि आने वाले समय 1 साल में आप इस जनता को और क्या दे देंगे? मैंने जैसे पूर्व में भी कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों ने काम किया है। अब ODF का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया है 2018 में। उसके अलावा हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, उनके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा उन्हें हस्तांतरण करके उनकी साफ़ सफाई, उनका रखरखाव के लिए का काम उन लोगों को दिया है, जिसके कारण बेहतर स्वच्छता के प्रति जो देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसे हम पूरा कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजना है पेयजल के द्वारा पेयजल के द्वारा पानी मिले, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र को अभी और बुंदेलखंड के क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, लेकिन सरकार उस कार्य योजना को लेकर भी आगे बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े के ढेर लगना, स्वच्छ मतलब पानी का निकास होना एक बड़ी चुनौती रही है। हम लोगों ने ODF प्लस के माध्यम से कूड़े के निस्तारण का काम हम लोग कर रहे हैं। जो पानी है, ख़राब पानी है, उसका निकलने का व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग प्रभावी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिला पंचायतों में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग 2000 से अधिक किलोमीटर हॉट मिक्स प्लांट के द्वारा सड़कें हम लोग बना रहे हैं। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए सभी गांवों में बहुउद्देश्य पंचायत भवन, निजी सचिवालय हम लोग बना रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हम लोगों ने काम किए हैं। तो इस तरह बहुत काम सरकार के द्वारा किए गए हैं और उन कामों का माइलेज भाजपा को मिलना चाहिए, हम लोगों को मिलना चाहिए। इस आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर क्या प्रक्रिया रहेगी आगे आने वाले समय? रोटेशन को आधार बनाकर हम लोग परिसीमन उसका आरक्षण करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रारंभिक काम है वो काम हम लोगों ने पूरा कर लिया है। एक्ट के अनुसार परिसीमन का काम हर 10 वर्ष के बाद होता है, जब जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। तो 2011 की जनगणना के आधार पर 2015 में चुनाव हो गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा से, उनके मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र सीमा विस्तार में शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित हुए हैं। लगभग 900 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम में सम्मिलित होकर नगरीय क्षेत्र का भाग बने हैं। तो उसके कारण हम लोगों ने परिसीमन कर दिया है। तो परिसीमन की सूची हमारी हम लोगों ने जारी कर दी, नोटिफिकेशन जारी हो गया और एक आध दिन में हम लोग आरक्षण की पॉलिसी हम लोग जारी कर देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि 15 मार्च तक आरक्षण की हम लोग जारी करेंगे पूरी प्रक्रिया, और उसके बाद नोटिफिकेशन होकर मुझे ऐसा लगता है कि 15 अप्रैल के बाद कभी भी चुनाव की तिथियां आयोग घोषित कर देगा और आगे 21 दिन की अधिसूचना पर जिला पंचायत और 21 दिन की अधिसूचना पर विकास खंड का चुनाव संपादित कराकर हम लोग मई तक सारे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। भाजपा हमेशा नगर निगम के चुनाव में तो सीरियस रहती थी, लेकिन पंचायत चुनाव की कभी बहुत गंभीर नहीं रही है। तो अब बहुत गंभीर दिखाई दे रही है भाजपा, तो कितनी सफलता मिलेगी? पिछले लगभग 7-8 महीने से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पंचायत चुनाव को लेकर नीचे बूथ तक की योजना रचना की है। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा विधानसभा चुनावों में भी हमारे बूथ की संरचना, बूथ की कमेटी, पन्ना प्रमुख, इसके आधार पर हम लोगों ने व्यापक रूप से काम किया और उसका परिणाम वैज्ञानिक तरीके से चुनाव कराने का ये हुआ कि हमने अपने समर्थकों के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जनसंपर्क करके अपने प्रदेश पार्टी की, अपने नेता की, हमारे जो हम लोगों की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया। इस बार भी हम लोग
हम लोगों ने नीचे प्रधान के स्तर तक, बूथ तक काम किया है। और हम लोग पार्टी ने चाहे विकास क्षेत्र, विकास खंड हो, चाहे जिला पंचायत के वार्ड हों, चाहे क्षेत्र पंचायत के वार्ड हों, चाहे ग्राम सभा हो, सब पर आप लोगों ने, पार्टी ने टीम बनाकर, कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर, और हम लोग उस पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जनसंपर्क के माध्यम से पार्टी जो काम किए हैं पार्टी की सरकार ने, सरकार के कामों को लेकर भी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए विभागीय काम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत का परिणाम रहेगा कि हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में विजय प्राप्त करेगी। बंगाल चुनाव को लेकर आप लोग बहुत सीरियस हैं, क्या लगता है कितनी सफलता मिलेगी आपको? अब जैसा आप लोगों के माध्यम से पार्टी के जो कुछ हमारे मित्र कार्यकर्ता हुआ लगे हैं, उनकी जो जानकारी आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि प्रदेश की जनता, बंगाल की जनता इस बार वहाँ की अराजकता से, गुंडागर्दी से, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से अजीज आ चुकी है। और लोगों ने परिवर्तन करने का मन बनाया है। और परिवर्तन करने के मन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विकल्प के रूप में वहाँ खड़ी है। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी को कड़ी टक्कर दी। 42 सीटों में से 18 सीटें भाजपा ने जीती हैं। तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और अपने नेतृत्व के विश्वास के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बंगाल की जनता परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। और उस परिवर्तन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपेगी, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करेगी। भूपेंद्र जी, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए आखिरी सवाल कि पंचायत चुनाव को क्या सेमीफाइनल माना जाए, और इस सेमीफाइनल के बाद 2022 का चुनाव होने वाला है, उसमें कितनी उम्मीदें लगती है आपको? भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को चुनौती के रूप में लेती है। और हम सभी चुनाव, जो भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, हमारी पार्टी लड़ती है, हम पूरी मेहनत से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी सक्रियता से चुनाव लड़ते हैं। और मुझे विश्वास है कि हम लोग जो काम हमने ग्रामीण क्षेत्रों में किए हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों के काम के आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर पंचायत चुनाव में भी जीतेंगे। और जो 5 साल हम लोग ने काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उन काम को आधार बनाकर हम लोग जनता से स्नेह और आशीर्वाद मांगेंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए एक बार 5 साल का काम का अवसर भाजपा को और देगी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी, जिनको पूरा विश्वास है कि पंचायत चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश का आने वाला आगामी चुनाव भी भाजपा बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। ये कितना सच होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।